हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा और आज मैं आप लोगों को इस साल के बजट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ जो 2022-23 का है। इसे यूनियन बजट भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। मतलब जो ये हमारा बजट है इसे संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 112, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है। फिर बजट जो है, अगर बजट शब्द की बात की जाए तो बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किसी भी स्थान पर नहीं किया गया है। उसके जगह पर धन विधेयक शब्द जो है इसका प्रयोग हुआ है, जो कि अनुच्छेद नंबर 110 पर है। ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। और संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 के पहले नंबर पे दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा बजट है ये हमारा दूसरे नंबर का स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बजट है। 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था और ये दूसरे नंबर का पेपरलेस बजट है। फिर स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। और ये जो हमारा 2022-23 का बजट है ये हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने चौथी बार प्रस्तुत किया है। इससे पहले इससे पहले वह 3 बार बजट पेश कर चुकी हैं और ये चौथी बार था। ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2021-22 का जो बजट था वो फर्स्ट पेपरलेस बजट था। और सर्वाधिक बजट किसके समय पर प्रस्तुत किया गया था, तो जो मोरारजी देसाई थे उनके समय में सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया था। फिर 2022-23 में राजकोषीय घाटा यानी कि जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया, तो 6.4% जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 6.4%। और जो 2021-22 का बजट था उसमें जीडीपी का अनुमान कुछ लगाया गया होगा, लेकिन जो हमारा घाटा जो असली में रियल में हुआ है वो 6.9% हुआ है अभी। और ये जो 2022-23 का है इसका तो अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना, क्यों, हम पहले से तो कुछ बता नहीं सकते कि कितना होगा, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं। तो उसके बेस पे इन्होंने अनुमान जो लगाया है वो 6.4% का है। ठीक है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है वैसे तो 9.2% है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 9.27% आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है 22-23 की। और अमृतकाल की अवधि का क्या मतलब हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल मतलब 2021 में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो हमारा 75वीं वर्षगांठ थी स्वतंत्रता दिवस की। मतलब कि हमारा 75 वर्ष पूरा हुआ था स्वतंत्र हुए हमारे देश का। तो अब हमें कितना समय और लगा 100 साल पूरे होने में, 25 वर्ष और रह गया है स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के लिए। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अमृतकाल की अवधि, जो 25 वर्ष की अवधि और जो शेष रह गई है ये हमारी अमृतकाल की अवधि है। जो 100वां आज़ादी का वर्ष होगा तो उसके लिए कितने वर्ष बाकी हैं, 100 वर्ष पूरे होने में 25 वर्ष बाकी है, तो अमृतकाल की अवधि हमारी कितनी है, 25 वर्ष की। ठीक है। तो अमृतकाल की अवधि की जो प्राथमिकताएं हैं ये 4 प्राथमिकताएं हैं जो इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने पेश की है। पहली जो प्राथमिकता है वो पीएम गति शक्ति है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मास्टर प्लान ये पीएम गति शक्ति योजना में दिया गया है। ठीक है, ये मास्टर प्लान है पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके। और दूसरा जो हमारी प्राथमिकता है इस बजट में वो है समेकित विकास। समेकित विकास मतलब सबका मिला जुला विकास, सबका साथ सबका विकास, उस पे बेस्ड है ये समेकित विकास, सबका साथ सबके विकास पे।
फिर है कि निवेश को वित्तीय मदद, जो तीसरी प्राथमिकता हमारी, उसको निवेश में जो निवेश किया जाएगा उसको वित्तीय मदद मिलेगी। जैसे कि हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मदद की जाती है ऐसी, या फिर सरकार जो अपना निवेश करेगी उसमें क्या उसको वित्तीय मदद की जाएगी, वो प्राथमिकता रहेगी। और चौथा है कि उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, ये हमारी चौथी प्राथमिकता है। फिर पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 में है। ठीक है, मतलब पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हम ये पीएम गति शक्ति किस पे बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मास्टर प्लान के रूप में है ये हमारे बजट में। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 में है। ठीक है, इंजन मतलब ये सब क्या है कि हम ये गति देने के लिए है 7 इंजन। ठीक है, और ये सब क्या है 7 इंजन जिनका 2022-23 के बजट में उल्लेख किया गया है। पहला है सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा हवाई मार्ग, चौथा विमानपत्तन, पांचवा माल परिवहन, छठा जल मार्ग और सातवां लॉजिस्टिक अवसंरचना। ओके, फिर नेशनल हाईवे का विस्तार 2022-23, मतलब 2022-23 के जो हमारा बजट है उसमें नेशनल हाईवे NH का विस्तार कितना करा गया है, तो 25,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार किया गया है। और 2022-23 बजट में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्ट मॉडल पर कुल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितने बनाए जाएंगे, ये 4। PPP का मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्ट। ठीक है, 2022-23 का जो हमारा बजट है उसमें इसके मॉडल पर कुल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितने बनाए जाएंगे, 4। ऐसा उन्होंने अपने बजट में पेश किया है। ठीक है, फिर अगले 3 वर्ष के दौरान वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण, मतलब अगला जो 3 वर्ष और आगे वाला आने वाला जो 3 वर्ष है उसमें कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, तो 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। अभी तो आप जानते ही हैं जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली तक, तो आगे आने वाले सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का और निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति किसकी, सर्वाधिक कहाँ से हमें जो धन है वो प्राप्त होगा, ऐसा बजट में बताया गया है कि उधार और देयता से बजट 2022-23 में सर्वाधिक वित्त यानी कि धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय स्रोत क्या होगा, सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होगा, तो ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, फिर है PIL यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा, जो तो 14 जो सेक्टर है उसमें किया जाएगा। ठीक है, PIL यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा, तो 14 सेक्टरों में। ठीक है, और 60 लाख नए रोजगार भी दिए जाएंगे इसमें। ओके, फिर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला, जिसे हिंदी में पर्वतमाला योजना कह के बताया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसे, ये इंग्लिश में ना दे के आपको हिंदी में दे सकते हैं कि पर्वतमाला योजना क्या है। ठीक है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में जानना जरूरी है। ठीक है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्वतमाला जो योजना है 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे, इसमें 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, रोपवे तो आप जानते ही होंगे ना, कभी जम्मू कश्मीर साइड जाइए, वैष्णो देवी की यात्रा आप करिए तो पता चलेगा आपको रोपवे। वैसे तो आप में ज़्यादातर आप लोग सब समझदार हैं, आपको सबको पता होगा रोपवे क्या होता है।
वो जो लंबी सी एक रस्सी टाइप की लगी होती है, उसमें एक उड़न खटोला टाइप का रहता है, उसमें बैठ के नहीं सफ़र करते हैं। अब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी उसको यूज़ किया जाने लगा है, तो वही उसी को रोपवे कहा गया है। वही रोपवे, उसी को रोपवे कहते हैं। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फिर है केन बेतवा नदी है दोनों, ठीक है। केन और बेतवा लिंक परियोजना की बात भी इस बजट में प्रस्तुत की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। जो बेतवा है ये बुंदेलखंड में है, जिसमें पानी की बहुत कमी हो चुकी है इस टाइम। और जो बेतवा नदी है, आपको पता होगा कि इसी पर माता टीला बांध परियोजना भी है। और ये जो केन और बेतवा नदी है, इन्हीं दोनों के बीच में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं के बीच में है। इन दोनों नदियों को जोड़ के बीच में है, इन दोनों को लिंक करने का कार्य करता है वो, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, इस पर कितना खर्च किया जाएगा? 44,605 करोड़ रुपए, ठीक। और इसमें किसानों को कितना फ़ायदा होगा? तो किसानों के लिए 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई सुविधा दी जाएगी, ठीक है। ज़मीनों की, उनको पानी की बहुत कमी हो जाती है। और आपको पता है, मैंने अभी भी बताया आपको कि बेतवा नदी में पानी की इस टाइम बहुत किल्लत है, और इस वजह से इन लोग को लिंक परियोजना, ताकि केन नदी का पानी बेतवा नदी तक लाया जा सके, इसलिए लिंक परियोजना लाई जा रही है, ताकि किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक अमृत क्रांति थी। अमृत क्रांति उन्होंने लाई थी, जिसके द्वारा उन्होंने नदी पर जोड़ो परियोजना शुरू की थी, जो अब जिसका नाम बदलकर केन बेतवा लिंक परियोजना कर दिया गया है, और उसी को हमारे बजट में अब पेश किया गया है। फिर बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? बाजरा यानी कि मिलेट्स, ठीक है, जो 2023 को घोषित किया गया है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वैसे घोषित तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसका उल्लेख हमारे बजट में है, ठीक है। फिर दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसको 2016, ये एक्सटर्नल नॉलेज है। वैसे दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात हमारे बजट में नहीं की गई है, ठीक है, तो इसका 2016 था। पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा, ठीक है। जो पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब उनका जो ई विद्या का जो कक्षा है, वो टीवी चैनल पर 200 टीवी चैनल है, जिसपे वो दिखाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। फिर पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उससे संबंधित है पीएम डिवाइन। अब आप इसी से देख सकते हैं, ये इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। डिवाइन में जो आखिरी में आप देख रहे हैं NE, ये इसी से पता चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। और इसकी फुल फॉर्म क्या है पीएम डिवाइन की? प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। फिर क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस साल जो हमारा, मतलब पिछले साल 2021 में 15 अगस्त को हमारी 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसके कारण इस साल पूरा साल हमारा अमृत महोत्सव का चल रहा है, ओके। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक में 75 जिलों, और 75वीं वर्षगांठ थी इसीलिए 75 जिलों में, और 75 ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करेंगे, और ये इसका उल्लेख बजट में है। वर्चुअल या तो उसे वर्चुअल कहें या डिजिटल या आभासी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितनी रखी जाएगी? जैसे कि आप जानते ही इस टाइम वर्चुअल ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह कितने ज़्यादा उसमें
मतलब चलन में आ गए हैं, तो उस पे भी जो आय पर कर की दर जो है वो 30% रखी गई है। ठीक है। फिर आरबीआई जारी करेगा डिजिटल रुपीस, जो जैसे क्रिप्टो करेंसी है, वो भी या तो क्रिप्टो करेंसी या फिर अन्य कोई डिजिटल हमारी जो करेंसी होगी वो आरबीआई जारी करेगी। ठीक है। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में घर का निर्माण 80 लाख घर के निर्माण पीएम आवास योजना के तहत 22-23 में करने की बजट में उल्लेख है हमारे 2022-23 के। फिर रैम प्रोग्राम क्या है? रैम प्रोग्राम जो है सूक्ष्म एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संबंधी विकास रैम प्रोग्राम के अंतर्गत करने की बात की गई है। फिर एलआईसी आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा मिलेगा इसमें। ठीक है। केमिकल फ्री खेती की बात की गई है बजट में। जैसे कि आप जानते होंगे सिक्किम जो है वो हमारा प्रथम जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है। ठीक है। तो आज का हमारा ये बजट यही समाप्त होता है। और जैसा कि बजट के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ। जैसे प्रत्येक वर्ष जो बजट है हमारा वो 1 फरवरी को जो हमारे वित्त मंत्री होती हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और ये जो है बजट हमारा इसमें पूरे साल का विवरण दिया गया रहता है कि हमें किस किस चीज़ पर खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है और क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से वो बजट तैयार किया जाता है। जो बजट होता है इसको बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया जाता है। 1 महीने तक जो वित्त मंत्री तक एक ऐसी गुप्त जगह रहती है जहाँ से कोई भी चीज़ बाहर लिंक न जा सके कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पहले तक कोई नहीं जानता है। बस जितने लोग वहाँ पर उस गुप्त स्थान पर रहते हैं उतने ही लोग उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है। तो यही आपको बतानी थी कुछ बजट के बारे में चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। पूरे साल ये बजट आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में दिखाई देगा। तो और हाँ, तो आप और हमको बताइए कि आपको इस तरह की अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए, अगर आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस चाहिए तो हम आपको रोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए या फिर और कौन सी वीडियो चाहिए। तो ओके, थैंक यू गाइस, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।